hello everyone, welcome to this new podcast. So, in this podcast, we are having Nana, who is a very good friend of mine and also happens to be a junior. So, इस podcast के अंदर हम discuss करेंगे nuances of publication. So, being a law student or in any other field, हम सबको पता होता है publication की importance क्या होती है. Nana used to write a lot. So, she got featured in Indian Express, Live Law और कौन सा platform था मैम? She the people. हाँ, She the People और wait, yeah, and she got her work published in, I'm having a CV by the way, Legal Service India, South Asia Review Journal, Feminism in India, Miranda House College Magazine, London School of Economics recently, congratulations for that, और etc बहुत सारे हैं ये. So Nana, welcome to the podcast. Hello, Pat. How are you doing? All well, all well. So first tell me what's the meaning of publication? बेसिकली पब्लिकेशन का मतलब है कि अपना कोई भी वर्क कहीं पे भी पब्लिश कराना और इसके साथ एक फॉलो अप आता है ऑथेंटिक जगह पब्लिश कराना. अच्छा, हाँ. so authentic जगह से मतलब? ऑथेंटिक जगह से मतलब कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स. जैसे लॉ स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को आते ही लगता है कि सबसे पहले पब्लिकेशन करा लो, सीवी के ऊपर बहुत सारे पब्लिकेशंस होने चाहिए, जो कि एक बहुत फैलिशियस है अपने अंदर ही क्लेम. और इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे काफ़ी ज़्यादा स्मॉल सेक्टर्स खुले हुए हैं जो पब्लिश करते हैं बच्चों का काम कि ओके यू गिव अस 1000 रुपीज, विल पब्लिश योर वर्क, एंड स्टूडेंट इज ऑल्सो हैप्पी कि काम पब्लिश हो गया सीवी पे रखने के लिए. बट उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ पब्लिश करने के लिए लिखा है, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, ओपिनियन बेस करने के लिए नहीं लिखा है. आई थिंक इसको मोर बेटर यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो हैव अ सेवरल पब्लिकेशन, कि कितना इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझ कर लिखना और अपना एक ओपिनियन बेस करना, क्योंकि राइटिंग एक प्रोसेस है. लाइक यू विल ग्रो इन दिस प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक कि आज एक पब्लिकेशन हो गया कल छुट्टी. सो यस. बट इसमें एक एस्पेक्ट ये भी आता है ना, फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम मिरांडा हाउस राइट? या या so अब होता क्या है कि इवन इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ आवर कॉलेज, सो पीपल केम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड. जैसे मान ली कोई हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आ रहा है जिसको कुछ भी पता नहीं. अब फर्स्ट इंटर्नशिप मिलना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग इवन इन आवर फील्ड. तो उनको लगता है कि यार हमारे सीवी में कुछ है ही नहीं, हम दिखाएं क्या. एक फोमो बना रहता है. सो फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी वर्स्ट विद द लैंग्वेज, तो तेरे को दिक्कत नहीं आई या साथ वालों को दिक्कत नहीं आई. तो लोगों का माइंडसेट तो यही है ना. एंड द इंडस्ट्री वर्क इन दिस वे ओनली कि आपका सीवी भरा होना चाहिए, तब हम आपको कुछ काम देंगे टू शो द क्रेडिबिलिटी. सो आई डोंट थिंक कि बच्चों की गलती इसके अंदर है कि इफ दे पे फॉर द इनिशियली इफ दे पे फॉर दिस थिंग और बाद में वो खुद अगर सीख जाते हैं तो मतलब दैट्स हाउ हाई आई थिंक ये एक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लैक पॉइंट है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का सीवी देखकर, बिकॉज प्राइमरीली वही देखना पड़ता है कि पब्लिकेशन देखकर, वो भी इन सब प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुड एडवोकेट्स जो होंगे या फिर अच्छे फर्म्स होंगे उनको भी पता होगा इस चेन प्रोसेस के बारे में, तो दे ऑलरेडी डिस्कार्ड उस चीज से. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लिख रहे हो. और ये हाईलाइट करता है कि एक एक्सप्लॉइटिव नेचर, कि कैसे बच्चों का प्रॉपर एक्सप्लॉइट, दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग स्टूडेंट्स. इनके पास एक्चुअली कुछ पैसे नहीं है वेयर दे शुड बी गेनिंग मनी, क्योंकि पब्लिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है. यू ऑल्सो नो दिस कि इफ यू आर राइटिंग समथिंग, आप अपने पब्लिकेशन के साथ साथ उनके पेज के भी व्यूज बढ़ा रहे हो. राइट. तो इट्स नॉट समथिंग यू आर गेनिंग, दे आर ऑल्सो गेनिंग फ्रॉम यू. तो इट्स अ 2 वे प्रोसेस. तो इसके अंदर इट्स नॉट कि एक जने का ही एक्सप्लॉइटेशन हो. और आई थिंक इसके लिए जो बेटर चीज है, इट शुड बी कि स्टूडेंट शुड मोर inclined towards reading, building एक opinion. और I think the videos like this may be helpful to them to understand कि कितना important है इस चीज को समझना और इस चीज से हटना, so that they can have a authentic publication जो मैंने starting में mention करा. ठीक है. सो ये पब्लिकेशन की बात हो गई. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पब्लिकेशन? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ पब्लिकेशन? सपोज कि मेरे को पब्लिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता. इट्स माय फर्स्ट डे इन द लॉ स्कूल. मेरे को किसी ने बोला कि अच्छा यार तेरे पब्लिकेशन कितने हो रखे हैं, या मैंने कई सीनियर से सुना कि ऐसा मेरा आर्टिकल गॉट पब्लिश्ड एट एलएसई और केम्ब्रिज और एक्सवाईजी प्लेस पे. तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ पब्लिकेशन? क्या होता है एलिमेंट्स के अंदर? Okay, when we start with the elements of publication, there should be the first thing that you should have a topic. राइट. Secondly, you should know कि okay, when you are writing a topic, that topic should be offbeat. Like the topic, you should have a certain opinion on that topic. एक framework होना चाहिए आपके पास उस topic का. Third comes your citation things, co-authorship. अच्छा वेट. Okay. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ साइटेशन? Okay, here with the citation, we means ki there's several sort of citation. I think you are also aware with that, and that can be hyperlinking your article. That can be mentioning in the form of there are Chicago citations. There are different citation that can be used, that can preferred.
और इट ऑल्सो डिपेंड्स, जैसे अगर आप कोई न्यूज़ आर्टिकल लिख रहे हो या फिर आप किसी ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल लिख रहे हो, जर्नलिस्टिक राइटिंग लिख रहे हो, तो उसके अंदर आप यूजुअली गो विद अ हाइपर लिंक वाला चीज। और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हो तो ईदर दे मेंशन पब्लिकेशन के अंदर लाइक कि क्या क्या आपको कैसे कैसे पब्लिश करना है, अगर नई पब्लिकेशन में तो आप हाइपर लिंक अज्यूम कर सकते हो तो इन नटशेल साइटेशन का मतलब होता है लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि बेसिकली। जो भी आपकी एक बॉडी फॉर्म होगी डॉक्यूमेंट में, उसमें टाइम्स न्यू रोमन का कौन सा फॉन्ट होगा, जैसे टाइम्स न्यू रोमन 12 होगा नहीं होगा, या हेडिंग का फॉन्ट साइज क्या होगा। सो जो एक लेआउट होता है बेसिकली डॉक्यूमेंट का, वर्ड डॉक का, उसे साइटेशन बोलते हाँ हैं, जी, है ना। और जो बेसिकली आपने हाइपरलिंक की बात की, दिस आर द सोर्सेज, कि आपने हाँ कहाँ ये से ऐड किया है सोर्स। दिस कैन बी हाँ, इंक्लूडेड। कई बार अपन फुटनोट्स में अपन को मिलता है, हाँ या तो हाँ फुटनोट्स में आप लिंक डालते हो कि यहाँ से इंस्पायर्ड है, यहाँ से हमने इसको रेफरेंस के तौर पे लिया है, या फिर आप हाइपरलिंक ऐड करते हो डॉक्यूमेंट के अंदर। तो एग्जैक्टली। साइटेशन का मतलब ये होगा। एंड इसके साथ एक चीज एड अप इज दिस कि व्हेन यू आर यूजिंग एनी एब्रिविएशन और एनीथिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको भी मेंशन करते चलो। अब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म्स, हाँ, जो भी आप शॉर्ट फॉर्म वगैरह यूज कर रहे हो उसको भी आप मेंशन करते चलो। अगर आप कोई रिपोर्ट यूज कर रहे हो उसका भी रेफरेंस आप प्रॉपरली मेंशन करो। दैट मेक्स योर आर्टिकल मोर इन्फॉर्म, क्योंकि आपके आर्टिकल का एट द एंड पर्पस ये कि अगर इस आर्टिकल को कोई 5th क्लास का भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको समझ आ रहा है, वो इतना ल्यूसिड होना चाहिए, वो ठीक है। इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि देयर इज अ ट्रेंड इन लॉ स्कूल that people are more inclined towards writing fancy words in the article, and that's of no use. ठीक है। सो कमिंग टू दिस थिंग, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेज, और पैराफ्रेज टूल जिन लोगों को नहीं पता क्या होता है पैराफ्रेज टूल पब्लिकेशन के सेंस So में। paraphrase is actually a problematic aspect of publication. And इसके अंदर paraphrasing का basically there are a lot of resources like Quillbot that I am aware of, and apart that there are a lot of सो इट्स अ paraphrasing. वेबसाइट दैट शी इज रेफरिंग, कि क्विलबोट Yeah, एक वेबसाइट है। yeah, सो and पैराफ्रेज करता है क्या है उसके ना। अंदर बेसिकली वो ये करेगा कि आप अपना कंटेंट डालो उधर, वो उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट वो चेंज कर देगा, वो कैन यू सब गिव एन करके। एग्जांपल? So basically, सिंपल। if there is a sentence called, okay, Naina and Parth are having a conversation, it will change into कि Parth had a conversation with Naina, something like that. Okay, so वो उसका थोड़ा सा सेंस चेंज करके, बिकॉज पैराफ्रेजिंग के अंदर अगर आप अपना प्लेजरिज्म चेक करते हो तो ये होता है कि इट शुड नॉट बी प्लेजराइज्ड, इट शुड नॉट बी मेंशन व्हाट्स द एनीथिंग। मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म जिनको नहीं पता? प्लेजरिज्म का मतलब होता है कॉपी करना, राइट। ठीक है, आपका कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्हाट बेसिकली फर्स्ट सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट्स डू कि वो एक वेबसाइट से लेते हैं पूरा का पूरा 2-3 वेबसाइट को मिलाकर एक आर्टिकल लिख देते हैं। दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट, बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। और law school is a process, law school is not the end goal, law school is a process. Here you are learning how to read, write and then publish. So that's what ठीक law है, ठीक students है, do. ठीक Or paraphrasing is a very convenient tool to them ki okay, you have a quillboard now, you take the content from this site, you put it on a quillboard, they'll paraphrase it for you and then you paste it. And this again a very problematic aspect क्योंकि it's not I you are got it. doing any research or anything, it's just एसेंस like खत्म हो जाता है उस चीज का। एसेंस खत्म हो गया सो आपके। बेसिकली आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए देयर इज अ कैटेगरी कि आपका प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब आपका आर्टिकल Yes, कॉपीड नहीं होना चाहिए। article should not be हाँ, plagiarized, एंड देयर it आर should be authentic. एंड देयर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल जो आपका प्लेजरिज्म चेक करते हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वर्ड फाइल अपलोड करी तो देयर आर सॉफ्टवेयर जो दिखा देगा कितना परसेंट कहाँ से कॉपीड है। Exactly, yes. और क्विलबोट या ऐसे अदर टूल्स व्हाट दे डू, दे ट्राई टू रिमूव प्लेजरिज्म, वर्ड की हेराफेरी कर कुरा के, चाहे Exactly. सिनोनिम यूज कर लेगा, चाहे ऐसा कुछ कर लेगा, तो ये I काम वो think you करता है। can use tools like Grammarly. It will help you for grammar check and all, because I personally prefer Grammarly. उसके अलावा तो I don't think कि there can be any tool apart from your research or print. ठीक है। अच्छा, कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, कि सपोज कर कि मेरे को इट्स माय फर्स्ट पब्लिकेशन, मैं अभी लॉ स्कूल में आया, आई एम नॉट हैविंग अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, और मेरे को पब्लिकेशन करना है, ठीक है। सो क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि पब्लिकेशन करने की बहुत सारी अलग अलग लोगों की अलग अलग अप्रोच रहती है। मैं कोई अलग अप्रोच यूज करता हूँ, तू कोई अलग अप्रोच यूज करती है। सो फर्स्ट टेल मी कि तू कौन सी अप्रोच यूज करती है, और अगर इफ यू हैव टू गिव एडवाइस टू अ यंगर वन जो अभी भी लॉ स्कूल में आया है, तो उसको क्या सीख देगी कि तू कैसे स्टार्ट कर अपनी पब्लिकेशन की जर्नी? Okay. सबसे पहली चीज इज रीड, एज आई मेंशन कि वेरी इंपॉर्टेंट कि सो I have a philosophy background and I believe there is a saying by Locke that everyone is a blank slate. Until and unless आपके पास opinions नहीं होंगे, आपके पास thoughts नहीं होंगे, आप उसको produce कैसे करोगे? So सबसे important है कि to read, you should have a diverse reading thing, and your end goal should not be publication. Your main goal should be writing.
कि okay, I should learn how to write an article. And you should start with taking topics जो current events चल रहे हैं. So नैना, you were writing for quite a long time now और तेरे को writing के सारे nuances पता है. So for example, अगर मेरे को freelancing करनी है writing के अंदर, so उसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं, कितना amount मिलता है, what are the industry standards and what are the platforms जहाँ पे मैं अपने articles बेच के I can earn money. So for that, I think there is one factor with this कि when you start, कि अगर आप किसी वेबसाइट के साथ बहुत लंबे टाइम से लिखते हो तो आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड मोनेटाइजिंग यू फॉर द वर्क यू डू. बाकी देयर कैन बी 2-3 मैनर जिसे हम अर्न कर सकते हैं. पहला कैन बी ट्रांसलेशन वर्क. इफ यू नो हिंदी इंग्लिश दोनों, बहुत देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन एंड पीपल गेट एक्चुअली पेड गुड इनफ. Like there's a market price also for like 1 ₹1 per word. word. Yes, and another thing can be like there are channels like India Speed and all. If you send them your pictures, so they give you money for research and writing. So I think these platforms law students can use to send their articles after some time. And there's a thing with feminism in India also. So if you intern with feminism in India for some time, after some time they'll give you, like if they really like your work, they'll give you a sort of an edge and monetize your work. So I think there are several platforms कि अगर आप वहाँ पे continuously लिखते रहते हो तो वो आपको थोड़े टाइम बाद मोनेटाइज कर देगा. And suppose if I am not interning with any organization per se, Yeah. और मेरे को Google से निकालना है कि मैंने लिख लिया, मेरे को लिखना ठीक ठाक आता है and I want to monetize it, तो कैसे start करेंगे scratch से Google? So basically you can create your own blog. WordPress पे it can be a good solution. And I think if you're writing, you can just have a WordPress पे you can create a free blogs also. तो आप वहाँ पे भी अपना लिखते हो तो आपका एक खुद का एक पर्सनल डोमेन क्रिएट होता रहता है. और जैसे आप ये इंटर्नशिप्स के लिए भी अपने सीवी में अटैच कर सकते हो. एंड सेकेंडली आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए लिख सकते हो. मैनी ऑर्गेनाइजेशन डू पे दे मेंशन, ठीक है, जैसे जितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ कुछ जगह पे यू विल गेट पेड फॉर द आर्टिकल यू आर राइटिंग. एंड अपार्ट दैट यू कैन सेंड योर पिच द अनदर मेथड. अच्छा, सो ये तो न्यूज़ लेटर्स वगैरह यू नीड टू फॉलो ताकि पता पड़ जाए कहाँ पे वैकेंसी. I think very important is being a law student, you need to have a check on things. You need to be versatile. Nobody is coming with a platter of food for you, so you need to look around. अच्छा, coming to freelancing, you also run a project by the name Philosophy Project. Yes. है ना? So tell us something about it. So it's an organization that I have created with 4 of my friends, and in this organization, our basic aim is to make philosophy simple, like to break the barriers of academia. Elitism, so-called elitism. Yes, to break the so-called elitism, like because जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है लिखने में. देयर आर ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स इन फिलोसफी जिनको लिखना नहीं आता, रिसर्च करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता. सो इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी मेक श्योर कि जो भी हम फिलोसफिकल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो वो इतना ल्यूसिड है कि इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन फिलोसफी बैकग्राउंड तो भी आप उसको कंटेम्पलेट कर सकते हो, समझ सकते हो. सेकेंड हमारा मोटिव है कि जो स्टूडेंट्स जिनको लिखना नहीं आता, वी टेक फ्रेशर्स ऑल्सो, वी टीच देम हाउ टू राइट, how to read, how to frame an argument. How to research and all that. Yes, we take interns on that basis also. ठीक है, fair enough. And if I want to apply, मेरे को सीखना है writing. Suppose कर तेरे जो भी टीम के अंदर लोग हैं, so how to approach? You can send your CV. We release application. So we take the ratio of people, where we have trained people also, and we have like a divided bunch. So it's not all experienced people we have. We have a bunch of people. True. So एक काम करेंगे वीडियो के अंदर. We'll add your Instagram का पेज का लिंक सब. I'll provide the information, so किसी को बात करनी होगी they can approach you. हाँ, ये भी कर सकता है. ये भी कर सकते हैं, so we'll do that. So ठीक है. So bonus tip at last, so that the viewers of our channel can start their writing journey. So सबसे पहले I'll take an example. जैसे suppose मेरे को marital rape के ऊपर रिसर्च करनी है. So what most of the folks do कि वो गूगल पे डाल के marital rape लिखते हैं केवल और सारे नीचे आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं. So you can add a filter by adding an extension in your search .pdf. तो गूगल पे आप लिखें maritalrape.pdf, तो उससे क्या होगा, जो पीडीएफ फाइल्स होंगी, जो रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स होंगे पर से, वो पहले आ जाएंगे, तो आपका फिल्टर सर्च हो जाएगा एक तरीके से. सो दैट वन थिंग यू कैन डू. और तू कुछ बुक्स बता रही थी दैट कैन हेल्प. Yeah, so basically there is a book by Branner. It's like legal writing in plain English. It's a really helpful book, and if you are someone who is going to start your legal writing, I think you should must read book. There is a book of Art of Advocacy by Stanley Fish. Yes, if I'm taking the name of authors, or you can just, I'll text you also. Yeah, sure.
You can also mention it here. ठीक So है yes, these two books are very helpful. कमिंग टू योर इंटरव्यू पार्ट सो सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि यार इंटरव्यू में क्या पूछेंगे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे सो व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द पैनल आपसे सी पैनल आपसे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं